बाकायदा जंग की ज़रूरत है तो इस कमरे में बैठे हुए एक भी शख्स नहीं है जो आपके साथ इस दिन शाना बशाना। नाज़रीन, पाकिस्तान भी मशरक़ वस्ता की जंग में फरीक बन गया है। ईवान सदर में सदर आसिफ ज़रदारी की ज़ेर सदारत होने वाली ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में तमाम शुरका ने पाकिस्तान को अल-कुद्स फोर्स में शामिल होने पर या फिर नेटो तर्ज का नया इस्लामी इत्तेहाद बनाने के लिए गोहट दे दिया है। जमीयत उलमाए इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान वैसे तो हुकूमत से बहुत सारे मामलात पर इख्तलाफ रखते हैं, लेकिन मसला फ़लस्तीन पर मौलाना ने भी खुलकर शहबाज सरकार का न सिर्फ साथ देने का ऐलान किया, बल्कि पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया, मिस्र, मलेशिया, इंडोनेशिया समेत दीगर इस्लामी मुल्कों पर मुश्तमिल एक इस्लामी इत्तेहाद तश्कील देने का मुतालबा करते हुए कहा कि इस इत्तेहाद के मैंडेट में मुश्तरका दिफा भी शामिल होना चाहिए, क्योंकि इसराइल गजा, लबनान के बाद अब शाम और यमन तक पहुँच चुका है, जबकि ईरान पर भी हमला करने के पर तोल रहा है। मौलाना का मौक़िफ़ था कि अगर सियोनी रियासत को मशरक़ वस्ता में ही लगाम नहीं डाली गई तो फिर ये जंग हमारे घर आ पहुंचेगी। लिहाजा बेहतर है कि लड़ाई अपने घर में लड़ने की बजाय मशरक़ वस्ता में ही नेतन्याहू को रोक दिया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने तो इसराइल से खुली जंग का भी इशारा दे दिया। क्या वाकई पाकिस्तान आर्मी लबनान जाकर सियोनी फौज के खिलाफ लड़ेगी? क्या वाकई अल-कुद्स फोर्स का सरबराह पाक फौज से चुना जाएगा? क्या वाकई अल-कुद्स फोर्स के दस्तों को लबनान और गजा में सियोनी जारहियत का मुकाबला करने के लिए भेजा जा रहा है? इस सारे मामले और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में क्या क्या बातें हुई, इस पर आगे चलकर तफसीली डिस्कशन करेंगे। पहले आपको बताएं कि जनूबी लबनान में ज़मीनी फ़ौज उतारना नेतन्याहू के लिए डरावना ख्वाब साबित हुआ है। अपने सरबराहों और सफ़े अव्वल के कमांडर्स की शहादत के बावजूद हिजबुल्लाह ने सियोनी फ़ौज को तिगनी का नाच नचा दिया। ताज़ा हमले में इसराइल के मजीद 12 फौजी हलाक हो गए। बोखलाहट का शिकार नेतन्याहू सरकार ने अब फ़िज़ा और ज़मीन के बाद समुद्री रास्ते से भी लबनान पर चढ़ाई करने की तैयारी कर ली है, जबकि ज़मीनी कार्रवाई के लिए मजीद फ़ौज भेजने की भी मंजूरी दे दी गई है। ऑपरेशन तूफ़ान अल-अक्सा के 1 साल होने के मौके पर हिजबुल्लाह ने हमास से यकजहती के लिए तेल अवीव पर बड़ा हमला किया है। हिजबुल्लाह ने मिसाइल हमला करके तेल अवीव का सबसे बड़ा मिलिट्री हेडक्वार्टर्स उड़ा दिया है। लेबनानी तंजीम के जंगजुओं ने हमास की तर्ज पर इसराइल में घुसकर कार्रवाइयाँ भी शुरू कर दी हैं। दोस्तों, सबसे पहले जिक्र करेंगे लबनान में होने वाली ज़मीनी लड़ाई का, जिसमें अब तक हिजबुल्लाह का पलड़ा भारी है और रोज़ाना की बुनियाद पर सियोनी फ़ौज को भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ रहा है। पीर को IDF यानी इसराइली फ़ौज ने ऐलान किया कि वो लबनानी सरहद के साथ एक डिवीज़न फ़ौज बढ़ाने जा रहे हैं। इस ऐलान के बाद ही हिजबुल्लाह ने सियोनी फ़ौजियों पर हमले तेज़ कर दिए हैं। ताज़ा कार्रवाई में जनूबी लबनान के एक गांव में 2 इसराइली फ़ौजियों को निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह की जानिब से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि उसने मारून रास नामी सरहदी गाँव में दाखिल होने वाले इसराइली फ़ौजियों को रॉकेट हमले से निशाना बनाया। हिजबुल्लाह और इसराइली फ़ौज के दरमियान इस इलाके में पहले भी काफ़ी झड़पें हो चुकी हैं। हिजबुल्लाह के जंगजुओं ने बलीदा नामी गाँव में भी दुश्मन फ़ौज पर रॉकेट हमला किया। हिजबुल्लाह की जानिब से ऊपर तले किए जाने वाले हमलों के बाद इसराइली आर्मी ने लबनानी सरहद पर अपनी ज़मीनी फ़ौज की मदद के लिए मज़ीद दस्ते भेजने और जनूबी सरहदी इलाकों में कार्रवाइयों को तेज़ करने का ऐलान किया है। मशरक़ वस्ता के हालात पर गहरी नज़र रखने वाली वेबसाइट अल अरबिया ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान ज़मीनी लड़ाई में हिजबुल्लाह ने 12 से ज़ायद इसराइली फ़ौजियों को कत्ल कर दिया है। अल अरबिया का कहना है कि मारे जाने वाले इसराइलियों की तादाद कहीं ज़्यादा है, लेकिन ये वो फौजी हैं जिनकी शिनाख्त की जा चुकी है। लबनानी तंजीम और इसराइली फोर्सेस के दरमियान सरहदी कस्बों यारून, यारेन, कुफरशोबा, बलीदा में वक्फे से झड़पें जारी हैं। सियोनी फौज ने 12 फौजियों की हलाकत का इतराफ़ कर लिया है, लेकिन IDF तर्जमान का कहना है ये फौजी ताज़ा कार्रवाई में निशाना नहीं बने, बल्कि पिछले 1 हफ्ते के दौरान मुख्तलिफ हमलों में मारे गए हैं। हिजबुल्लाह ने गुज़श्ता रोज़ 150 रॉकेटों और मिसाइलों से इसराइल पर हमला किया। लबनानी तंजीम की जानिब से तेल अवीव का सबसे बड़ा फौजी अड्डा उड़ाने का दावा किया जा रहा है। अरब मीडिया, जिसमें अल जज़ीरा और अल अरबिया वगैरह शामिल हैं, उनकी जानिब से भी तेल अवीव के मिलिट्री हेडक्वार्टर्स में तबाही का दावा किया जा रहा है, लेकिन इसराइली फ़ौज हमले से ही इनकार कर रही है। सियोनी फ़ौज के झूठ का बांडा तो BBC ने भी फोड़ दिया। BBC ने भी अपनी रिपोर्ट में न सिर्फ हमले का जिक्र किया, बल्कि तबाह होने वाले मिलिट्री अड्डे की वीडियो भी नशर की। अलबत्ता इसराइली फ़ौज का कहना है कि लबनान से 135 रॉकेट दागे गए, जिसमें से ज़्यादातर को दिफाई निज़ाम ने नाकाम बना दिया और कुछ रॉकेट्स खुले इलाके में गिरे, जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ। दोस्तों, कहते हैं जंग के भी कुछ उसूल और कवायद होते हैं। मिसाल के तौर पर
حزب اللہ اور حماس کی اسرائیل کے خلاف لڑی جانے والی لڑائی دیکھ لیں۔ حماس اور حزب اللہ کو اسرائیل کی خواہش یا فرمائش پر امریکہ نے دہشت گرد تنظیم قرار دیا ہوا ہے، لیکن اب تک ان دونوں کی جانب سے جتنے بھی حملے یا کارروائیاں کی گئی ہیں اس میں اسرائیلی فوج اور اس کی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے، لیکن صہیونی فوج بلا کسی تفریق کے شہری آبادی کو نشانہ بنا رہی ہے۔ اسرائیل نے پہلے غزہ کو کھنڈر بنایا اور وہ بیروت کو صفحہ ہستی سے مٹانے پر تل گیا۔ اقوام متحدہ نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ غزہ سے صرف ملبہ سمیٹنے کے لیے 14 سال لگیں گے۔ خیر، اسرائیل کی جانب سے تازہ کارروائی میں ایک بار پھر بیروت کے جنوبی نواحی علاقے الزاحیہ پر 2 بڑے حملے کیے گئے ہیں۔ اسرائیلی طیاروں نے الزاحیہ میں ہوائی اڈے کے نزدیک الکوکودی کے علاقے پر بھی حملہ کیا، جو کئی برس سے حزب اللہ کا محفوظ گڑھ شمار ہوتا تھا۔ لبنانی وزارت صحت کے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی فضائیہ نے میونسپلٹی کی عمارت کو نشانہ بنایا۔ اس حملے میں 10 فائر فائٹرز ہلاک ہو گئے۔ اسرائیلی فوج کے اندھادھند حملوں کی وجہ سے اب تک لبنان سے 10 لاکھ لوگ نقل مکانی پر مجبور ہو چکے ہیں۔ دوستو، اسرائیلی میڈیا کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ حزب اللہ کے جنگجوؤں نے بھی پیراگلائڈرز کی مدد اسرائیل کے شمالی علاقوں میں دراندازی کی کوشش کی۔ پچھلے سال حماس مجاہدین نے بھی یہی فارمولہ اختیار کیا تھا۔ حماس کے جنگجوؤں نے اسرائیل میں گھس کر تباہی مچا دی تھی۔ حزب اللہ کے جنگجوؤں نے کہاں سے اسرائیل میں گھسنے کی کوشش کی؟ کیا کوئی حملہ بھی کیا گیا ہے؟ اس سے متعلق اسرائیلی فوج اور حزب اللہ دونوں کی جانب سے کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا۔ البتہ اسرائیلی اخبار المعارف نے اپنی ویب سائٹ پر کچھ ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں، جس میں انہوں نے الجلیل کے علاقے میں فضا میں اڑتی چیز کی نشاندہی کرتے ہوئے اسے حزب اللہ کے جنگجو گلائڈرز قرار دیے ہیں۔ ناظرین، اب ذکر کرتے ہیں اسلام آباد میں صدر مملکت آصف علی زرداری کی سربراہی میں ہونے والی آل پارٹیز کانفرنس کے، جس میں پوری قومی قیادت یک زبان تھی کہ فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کیا جائے اور اس کا دارالحکومت بیت المقدس ہونا چاہیے۔ کانفرنس میں شرکاء نے اسرائیل کے خلاف اسلامی ممالک کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کی کوششوں کا مطالبہ کیا۔ مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم نواز شریف نے اسلامی ملکوں کے فوجی اتحاد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی ممالک کے پاس ایک بہت بڑی قوت ہے اور وہ اس کا استعمال اگر آج نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ شاید پھر کبھی اس کے استعمال کا موقع بھی نہ آئے۔ آج ہم سب کو اکٹھا ہو کر ایک پالیسی بنانی ہوگی، ورنہ ہم بچوں اور والدین کا اسی طرح خون ہوتے دیکھتے رہیں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی اسلامی ملکوں کا مشترکہ فوجی اتحاد بنانے پر زور دیا۔ مولانا کا کہنا تھا کہ چھوٹے سے ملک نے پوری اسلامی دنیا کو بے چین اور اضطراب کا شکار کر رکھا ہے۔ انہوں نے کہا پاکستان، سعودی عرب سمیت بڑے اسلامی ملک ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر مشترکہ فوج بنائیں اور تمام ملکوں کا دفاع اس کے مینڈیٹ میں شامل ہو۔ یعنی آسان لفظوں میں کہا جا سکتا ہے مولانا فضل الرحمان نے نیٹو طرز کا اتحاد بنانے کا مشورہ دیا ہے، جسے ماضی میں نیٹو ممالک کا دفاع امریکہ کی ذمہ داری میں شامل تھا۔ اسی طرح اگر اسلامی ملکوں کی مشترکہ فوج بنا لی جائے تو پھر اسرائیل ہو یا امریکہ وہ حملہ کرتے ہوئے کئی بار سوچیں گے کہ 57 ملکوں کی فوج سے نمٹنا آسان نہیں ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اپوزیشن کی جانب سے مکمل گو ہیڈ ملنے کے بعد حکومت کس حد تک آگے جاتی ہے اور کیا القدس فورس یا اسلامی اتحاد کا خواب پائے تکمیل تک پہنچ سکے گا یا یہ معاملہ بھی سیاست کی نظر ہو جائے گا۔